हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। लास्ट क्लास में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टॉपिक, राज्य के विधेयकों को स्वीकृति। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो उच्चतम न्यायालय है, इसने संविधान के अनुच्छेद 143 है, इसके तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी राय दी है। खंडपीठ है, इसने कहा है कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 है, इसके तहत जो विधेयक है उन पर अनुमति देने में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल है, उस पर कोई समय सीमा लागू नहीं कर सकता है। अब जो 16वां राष्ट्रपति संदर्भ है, इसमें उच्चतम न्यायालय की राय के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे मानित अनुमति संविधान की भावना के ये अनुरूप नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता है कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि न्यायालय द्वारा तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्ति है उनका न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण होगा। साथ ही ये शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है और संघ के ढांचे के प्रतिकूल है। साथ ही राज्यपाल और राष्ट्रपति ये विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं कर सकते। ऐसा करना संघवाद विधायिका के कार्य और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। सीमित न्यायिक समीक्षा, तो यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करें तो न्यायालय है वह हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रिया तक सीमित है, निर्णय के सही या गलत के मामले तक इसका विस्तार नहीं है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं। तो जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। इन मामलों में राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक जो संतुष्टि है वो पर्याप्त है। फिर भारत का संविधान अनुच्छेद 163(2), इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ परिस्थिति हैं उनमें राज्य का राज्यपाल है वो अपने विवेक से निर्णय कर सकता है। हालांकि संविधान है ये राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से सुमोटो किसी राज्य के विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं देता है, जब तक कि उसे पहले राज्यपाल द्वारा आरक्षित और अग्रेषित न किया गया हो। राज्य विधेयक है उन पर स्वीकृति या मंजूरी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं तो ये देखेंगे अब हम। तो राज्य का जो विधेयक है उसके लिए राज्यपाल की जिम्मेदारी ये भारत के संविधान अनुच्छेद 200 में है। तो सबसे पहले एक विधेयक पारित होता है तो और किसके पास जाता है, वो राज्य विधानमंडल के पास जाता है, तब विधेयक पारित होता है। फिर उसके बाद राज्यपाल के पास पहुंचता है। राज्यपाल है उसके पास 4 में से कोई एक विकल्प अपनाने की उसके पास चॉइस होती है। तो उसके पास 4 विकल्प है, एक तो सहमति देना, एक सहमति रोकना, एक पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना और 4th है राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। तो अगर राज्यपाल अपनी सहमति दे देता है तो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। अगर राज्यपाल अपनी सहमति रोक लेता है तो विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है। और अगर राज्यपाल पुनर्विचार हेतु वापस लौटाता है तो क्या होता है, सुझावों के साथ वापस भेजा जाता है। लेकिन पुनर्विचार हेतु वापस लौटाने वाला जो पॉइंट है ये धन विधेयक है उस पर लागू नहीं होता है। और यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है। और जो थर्ड वाला था पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, तो सुझावों के साथ वापस भेज दिया जाता है। और अगर विधानमंडल फिर से पारित करता है उसको तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसको राज्यपाल को अनिवार्य रूप से सहमति देनी होती है। अब राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये संविधान के अनुच्छेद 20 में है। तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखा जाता है, इसको कौन रखता है, राज्यपाल रखता है। फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति के पास 3 में से कोई एक कार्रवाई कर सकता है, एक या तो सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।
तो यदि उसने अपनी सहमति दे दी तो विधेयक कानून बन जाता है। यदि उसने सहमति रोक ली तो विधेयक अस्वीकृत हो जाता है। और यदि उसने पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया है, ये विधान विधेयक के लिए मान्य नहीं है। लेकिन अगर कोई और विधेयक है तो उसने वापस लौटा दिया है, तो संशोधन के सुझावों के साथ अगर लौटा है तो अब विधानमंडल क्या करेगा, तो पुनर्विचार करना होगा विधानमंडल को और पारित करना होगा, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। फिर जो राष्ट्रपति है वो सहमति दे देता है या सहमति रोक लेता है। और इसमें एक मुख्य अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में। राज्यपाल के विपरीत राष्ट्रपति है, इसको पुनर्विचार विधेयक जो है उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद में निर्णय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विधेयक पर राज्यपाल की निष्क्रियता असंवैधानिक है, तो अनुच्छेद 200 और 201 है। इसके तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति ये विधेयकों पर पॉकेट वीटो या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उनकी निष्क्रियता को परमादेश रीट है, इसके माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। परमादेश मैंडमस ये रिट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध, ऐसे विभाग या निर्देशों को लागू करने के लिए जिनके पास वैधानिक शक्ति नहीं है, ऐसे संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए जिसका कर्तव्य विवेकाधीन हो, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध, न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। विधानसभा द्वारा पुनः पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। राज्यपाल एक किसी विधेयक को केवल एक बार आरक्षित रख सकता है। पुनः पारित होने के बाद इसे दोबारा आरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें तात्विक परिवर्तन न किया गया हो। फिर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल संविधान द्वारा निर्दिष्ट मामलों अतिरिक्त अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ये निर्दिष्ट इस मामले इस प्रकार है। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की शक्तियाँ, अनुच्छेद 288 जल या विद्युत पर कर, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 254(2) समवर्ती सूची, अनुच्छेद 304(b) अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अनुच्छेद 31A 31C और असंवैधानिक विधेयक। अनुच्छेद 200 है, इसके तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यद्यपि राज्यपाल की स्वीकृति स्वयं न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती, यद्यपि स्वीकृति रोकने या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने के कार्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुच्छेद 143 में आता है। जिन विधेयकों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है उन पर राष्ट्रपति को संवैधानिकता के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना होता है। इस परामर्श का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अनुच्छेद 361(1) इसके तहत किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और जो कर्तव्य हैं इनके प्रयोग और अनुपालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा किए गए कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। अनुच्छेद 361(2) राज्यपाल को अपने पद पर बने रहते हुए आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है। थर्ड टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में जो CP राधाकृष्णन है ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अब उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या क्या होती है, तो नामांकन होता है। उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जरूरी होते हैं। साथ ही 15,000 रुपये की जमानत राशि और वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र देना होता है। मतदान संसद भवन में होता है और इसके लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा प्रदान किए गए विशेष पैन का उपयोग किया जाता है। पहली वरीयता का वोट देना अनिवार्य है। पर्यवेक्षण ECI रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा का महासचिव और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। चुनाव में पालन किए जाने वाले प्रमुख उपाय, तो दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। गोपनीयता का उल्लंघन या अनधिकृत पेन का उपयोग करने पर वोट अमान्य हो जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत घूसखोरी
या अनुचित प्रभाव के उपयोग के आधार पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। संविधान के 39वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों से संबंधित याचिकाएं हैं, उन पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय संसद द्वारा गठित एक निकाय को ऐसे चुनाव विवादों को सुलझाने की शक्ति सौंपी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। जो उपराष्ट्रपति है, ये क्या है? तो भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। फर्स्ट राष्ट्रपति है। संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। पहलू और विवरण। तो अनुच्छेद 63 इसमें क्या दे रखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 इसमें दे रखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 इसमें है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 में दे रखा है चुनाव। तो उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। साथ ही 15,000 रुपये की जमानत राशि और वर्तमान में मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र उसको देना होता है। अनुच्छेद 66 तो इसके अनुसार मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। साथ ही इस चुनाव में मतदान गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक मत का मूल्य समान अर्थात 1 होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता। तो क्या क्या पात्रता है? एक तो वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र हो और वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथवा प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस और प्रॉफिट धारण नहीं करता हो। अनुच्छेद 67 तो इसमें दे रखा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा की स्वीकृति के बाद पद से हटाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 68 तो इसमें दे रखा है उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण हुई पद की रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा।